महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कारणों के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रमुख कारण हमने मोहम्मद हबीब का बताया था कि भारत से धन लूटना और उस धन का इस्तेमाल ईरान और मध्य एशिया में इस्लामी राज्य के विस्तार में करना, ये महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था। महमूद गजनवी जो था उसके 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण हुए। इन 17 आक्रमणों से क्या परिणाम निकले, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के क्या परिणाम निकले। महमूद के आक्रमणों के जो परिणाम हैं वो हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में देख सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो कोई प्रत्यक्ष परिणाम हमें दिखाई देता नहीं है। महमूद का न तो भारत में साम्राज्य निर्माण का कोई उद्देश्य था और न उसने भारत में कोई स्थायी राज्य बनाने का प्रयास किया। हर अभियान के बाद वो गजनी वापस लौटता रहा और उसने जीते गए क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने जीते गए क्षेत्रों के प्रशासनिक बंदोबस्त पर भी ध्यान नहीं दिया। उसने पंजाब का क्षेत्र भी 1021-22 ईस्वी में जा कर के फिर अपने साम्राज्य में मिलाया। तो कहने का मतलब उसकी कोई राजनीतिक इच्छा नहीं थी भारत में राज्य स्थापित करने की। पंजाब का क्षेत्र भी उसने अपने साम्राज्य में काफ़ी देर से मिलाया, 1021-22 तक आते आते मिलाया। और यहाँ भी इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं था, बल्कि उत्तर भारत में एक ऐसे सैनिक केंद्र की प्राप्ति थी जहाँ से उत्तरी भारत के दूर स्थित प्रांतों पर आक्रमण किया जा सके और उनका धन लूटा जा सके। महमूद ने उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में कोई मौलिक परिवर्तन भी नहीं किया। राज्यों का बाहुल्य पहले की तरह भारत में बना रहा, केंद्रीय सत्ता का अभाव पहले की तरह बना रहा, शासकों की आपसी प्रतिद्वंदिता आदि समस्याएं पहले की तरह ही बनी रही। तो प्रत्यक्ष तरीके से तो हम देखें कि राजनीतिक रूप से कोई फ़ायदा हुआ नहीं, कोई प्रभाव पड़ा नहीं महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का। अप्रत्यक्ष रूप से देखें हम तो महमूद के आक्रमणों ने उत्तर भारत के राजनीतिक जीवन को बड़ा प्रभावित किया। इन आक्रमणों के पूर्व उत्तरी भारत और तुर्कों के द्वारा अधिकृत मध्य एशिया के क्षेत्र के बीच हिंदू कुश पर्वतमाला एक भौगोलिक विभाजन रेखा के रूप में थी, परंतु अब तुर्कों की सत्ता हिंदू कुश पर्वतमाला को पार कर उत्तरी भारत में पंजाब के राज्य तक स्थापित हो गई थी। अब उत्तरी भारत का सीमांत क्षेत्र पहले की भांति सुरक्षित नहीं रहा था और किसी भावी आक्रमणकारी के लिए उत्तरी भारत की विजय का काम आसान हो गया था। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि महमूद ने उत्तरी भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। और क्या परिणाम निकले महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के, तो आर्थिक परिणामों की बात करें हम तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के आर्थिक परिणाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण हुए। महमूद जो था उसने भारत के काफ़ी मात्रा में भारत के भागों से, अलग अलग इलाकों से धन को लूटा और वो धन लूट करके वो गजनी ले गया। वहाँ उसने उसका उपयोग मध्य एशिया में अपने साम्राज्य निर्माण में किया। महमूद के आक्रमणों के क्रम को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक निश्चित पैटर्न का हमें पता पड़ता है कि एक वर्ष वह भारत में आक्रमण करता, यहाँ से धन लूटता और उस धन का उपयोग अगले वर्ष मध्य एशिया में अपने सैनिक अभियानों पर करता। भारत से लूटे गए धन से उसने ईरान और मध्य एशिया में जो युद्ध लड़े उन युद्धों का पूरा खर्चा भारत के धन से निकाला तथा इस धन के खर्च होने पर पुनः भारत और नया धन लूटने के लिए आता था। इतना ही नहीं, महमूद गजनवी ने अपनी राजधानी गजनी के नगर को एक सुंदर और समृद्ध नगर का रूप प्रदान किया और उस क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों को उल्लेखनीय ढंग से प्रश्रय दिया, जिसके कारण गजनी नगर की ख्याति सब जगह फैली। अतः केवल साम्राज्य निर्माण के लिए ही नहीं, अपितु अपने राज्य के गौरव में वृद्धि के लिए भी महमूद ने भारत के धन का उपयोग किया।
तो एक तो उसने भारत के धन से मध्य एशिया में अपना साम्राज्य विस्तार किया, साम्राज्य निर्माण में इस धन का उपयोग हुआ, साथ ही साथ अपने राज्य के गौरव में वृद्धि के लिए भी महमूद गजनवी ने भारत के धन का उपयोग किया। दूसरी ओर भारत के लिए महमूद गजनवी के जो ये 17 आक्रमण हुए वो आर्थिक क्षति का कारण सिद्ध हुए, क्योंकि जो धन कई पीढ़ियों से मंदिरों में चढ़ावे के लिए और राजमहलों से भेंट और कर के रूप में संचित होता चला आ रहा था, वह महमूद द्वारा भारत से लूटकर ले जाया गया। इसके अतिरिक्त महमूद गजनवी के आक्रमणों ने सन 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच लगभग 30 वर्षों तक उत्तरी भारत में अस्थिरता का वातावरण बनाए रखा, जिससे इस क्षेत्र में तो महमूद गजनवी के आक्रमणों से जो लगभग 30 वर्षों तक हुए, 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण हुए, इनसे न केवल भारत का आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि इन वर्षों में, इन 30 वर्षों में उत्तरी भारत में अस्थिरता का वातावरण भी बना रहा, जिससे उत्तर भारतीय क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में अवरोध प्रस्तुत हुआ। परंतु ये भी स्मरणीय है कि भारत अत्यंत धनी और संपन्न देश था और महमूद के आक्रमण से होने वाली आर्थिक क्षति का प्रभाव स्थायी सिद्ध नहीं हो सका। भारत ने फिर से उसकी भरपाई कर ली। करीब 150 वर्ष बाद जब तुर्कों का दूसरा आक्रमण भारत पर हुआ मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में, तब मोहम्मद गोरी ने उस वक्त भी भारत को संपन्न और धनी पाया था। तो महमूद गजनवी के आक्रमणों के और क्या परिणाम निकले? सैनिक परिणामों की चर्चा करें तो सैनिक परिणाम भी बड़े महत्वपूर्ण हुए। महमूद को भारत से युद्ध के लिए हाथियों की उपयोगिता का ज्ञान हुआ और उसने मध्य एशिया के युद्धों में इनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया, मगर दुर्भाग्यवश भारतीय शासक इस प्रकार का लाभ उठाने में असमर्थ रहे। तुर्कों की सामरिक पद्धति से भारतीय शासक कुछ भी ग्रहण नहीं कर सके, जबकि महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसने तो भारत की हाथियों की इम्पोर्टेंस को समझा और हस्ती सेना उसने बनाई मध्य एशिया के अभियानों के लिए। लेकिन दूसरी ओर भारतीयों ने महमूद गजनवी की सेना से कुछ भी नहीं सीखा। इसलिए जब 150 साल बाद वापस मोहम्मद गोरी का अभियान हुआ तो भारतीय शासक उसी प्रकार कमज़ोर और असंगठित थे जैसे वो 150 वर्ष पहले महमूद गजनवी के समय में थे, और उन्हें फिर एक बार पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो सैनिक परिणाम बड़े महत्वपूर्ण रहे। सांस्कृतिक परिणाम क्या निकले? महमूद के आक्रमणों के सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में भी कई परिणाम सामने आए। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन अप्रत्यक्ष और दूरगामी प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण था। प्रत्यक्ष रूप से महमूद के कार्यों का रूप नकारात्मक था। उसने मंदिरों को लूटा, मूर्तियों का विनाश किया, नगरों को नष्ट किया, बड़े पैमाने पर लूट और हत्या की, यदाकदा बलपूर्वक धर्म परिवर्तन भी करवाया। परंतु इन कार्यों से न तो हिंदू धर्म का विनाश संभव था और न ही भारत में इस्लाम की स्थापना। इसीलिए मोहम्मद हबीब ने सही लिखा है कि महमूद ने भारत में जो भी कार्य किए वे निश्चित रूप से इस्लाम के उपदेशों के अनुसार नहीं थे और न ही उसने इस्लाम की कोई सेवा की, बल्कि उसने अपने लूट मार के कार्यों को एक नैतिक औचित्य प्रदान करने के लिए इस्लाम धर्म का दुरुपयोग ही किया। अप्रत्यक्ष रूप से महमूद के आक्रमणों ने इस्लामी और हिंदू संस्कृति के बीच संपर्क में बड़ा योगदान दिया। हिंदू और इस्लामी संस्कृति के संपर्क में महमूद के आक्रमणों ने बड़ा योगदान दिया। महमूद के द्वारा एक मध्य एशियाई विद्वान अल बरूनी को प्रश्रय दिया गया और उस अल बरूनी ने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया। उसने एक और भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया, पंडितों से वार्तालाप किए, तो दूसरी ओर जनसाधारण के जीवन को देखकर उसने अपनी प्रसिद्ध रचना तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद की फारसी भाषा में रचना की। इस रचना ने
बौद्धिक स्तर पर इस्लामी और हिंदू संस्कृति के बीच संपर्क को बनाया। किताबुल हिंद में 90 अध्याय हैं और ये जो किताबुल हिंद है ये फारसी भाषा अरबी भाषा में लिखित रचना है। ध्यान दीजिए, किताबुल हिंद जिसको तहकीक हिंद भी कहते हैं, अरबी भाषा में महमूद गजनवी का जो दरबारी विद्वान था अल बरूनी, उसने अरबी भाषा में इस पुस्तक की रचना की थी। इसे किताब उल हिंद भी कहते हैं। इस पुस्तक में 90 अध्याय है। इस रचना ने तहकीक हिंद जो रचना थी उसने बौद्धिक स्तर पर इस्लामी और हिंदू संस्कृति के बीच संपर्क को बनाया। इसी के साथ महमूद के आक्रमणों ने पंजाब तथा मध्य एशिया से आने वाले यात्रियों का मार्ग सुगम बना दिया। अनेक सूफी संत कालांतर में इसी रास्ते से भारत में प्रविष्ट हुए। इन्होंने भी जनसाधारण के स्तर पर इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। इस सांस्कृतिक संपर्क ने आगे चलकर एक नई समन्वित सांस्कृतिक परंपरा का विकास संभव बनाया। तो ये महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के परिणाम थे। यहाँ आपका एक प्रश्न बनता है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों के क्या परिणाम निकले। तो ये जो जितना भी परिणाम अभी हमने पढ़ाया आपको, वो सारा आपको अपने उत्तर में समाहित करना है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के कारण क्या। अब मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमणों के क्या कारण रहे और कैसे उसने भारत पर आक्रमण किए। महमूद गजनवी के आक्रमणों के लगभग 150 सालों बाद तुर्कों के आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत में शुरू हुआ और इन आक्रमणों का नेतृत्व गौर प्रदेश के शासक मोहम्मद गोरी ने किया। 1010 ईस्वी में गोरी का जो ये प्रदेश था गौर, उस पर महमूद गजनवी ने कब्ज़ा कर लिया था और महमूद गोरी गजनवी की मृत्यु के बाद जब गजनी के साम्राज्य का पतन हुआ तो गौर के राज्य ने पुनः स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। कालांतर में गौर के शंशबनी वंश ने गजनी पर भी अधिकार कर लिया। लगभग इसी समय ख्वारिज्म का राज्य भी महमूद के राज्य से अलग हो चुका था और जिस समय गजनी और गौर राज्य आपस में संघर्षरत थे, ख्वारिज्म के शासकों ने मध्य एशिया में एक विस्तृत राज्य की नींव रख ली थी। गौर के शासकों ने अंततः गजनी पर तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन ख्वारिज्म की विशेष शक्ति का विरोध करना उनके लिए संभव नहीं हो सका। अतः शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तरी भारत के क्षेत्र को चुना। इस क्षेत्र में महमूद गजनवी के आक्रमण पहले हो चुके थे और गौर के शासकों के द्वारा गजनी पर अधिकार कर लिए जाने के बाद उनके द्वारा उत्तरी भारत में महमूद के विजित क्षेत्रों की प्राप्ति का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत हुआ। इस प्रकार मोहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमण का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था और उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार की इच्छा मोहम्मद गोरी के आक्रमण का मूल कारण थी। अब साम्राज्य विस्तार की योजना के लिए उसने क्या किया मोहम्मद गोरी ने भारत पर सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण करने का निश्चय किया, क्योंकि पंजाब पर उस वक्त खुसरो मलिक का शासन था जो महमूद गजनवी के वंश का था। पंजाब का जो ये इलाका था महमूद गजनवी के वंशज खुसरो शाह के पास में था और जो लाहौर पर रहकर शासन कर रहा था। चूँकि महमूद के वंशजों और गौर के शंशबानी वंश की प्रतिद्वंदिता पुरानी थी, इसलिए लाहौर पर अधिकार और उत्तरकालीन गजनवी शासकों की सत्ता का विनाश मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त वह मुल्तान के राज्य पर भी अधिकार करना चाहता था, क्योंकि मुल्तान और पंजाब पर नियंत्रण किए बिना उत्तर भारत में साम्राज्य का विस्तार संभव नहीं था। तो यह भी स्पष्ट था कि पंजाब और मुल्तान के राज्य पर नियंत्रण गौर के साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य थे। अतः मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले 1175 ईस्वी में मुल्तान और उच्छ पर आक्रमण किया
सामरिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण इलाके थे। इस पर अधिकार के बाद एक और पंजाब तो दूसरी ओर सिंध पर चढ़ाई करना आसान हो जाता। इस अभियान में 1175 में मोहम्मद गोरी सफल रहा और मुल्तान और उच्च पर उसका कब्ज़ा हो गया। उसके बाद 1178 में उसने गुजरात पर चढ़ाई की, परंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय द्वारा उसे हरा दिया गया। मोहम्मद गोरी ने अब गुजरात के बजाय पंजाब के मार्ग से भारत में प्रवेश का निश्चय किया और 1179 ईस्वी में उसने पेशावर पर कब्ज़ा कर लिया। 1181 से 1184 के बीच उसने सियालकोट पर अधिकार कर लिया। 1186 में उसने लाहौर के शासक खुसरो मलिक को हराकर, जो महमूद गजनवी के वंश का था, वहाँ उसको बंदी बना लिया खुसरो मलिक को 1186 में। 1179 में मोहम्मद गोरी ने पेशावर पर अधिकार किया था। 1186 में लाहौर पर अधिकार किया था। लगभग इसी समय दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान भी पंजाब पर अधिकार करने का प्रयास कर रहा था। अतः दोनों के बीच भटिंडा के क्षेत्र पर अधिकार के लिए संघर्ष हुआ और तराइन की प्रथम लड़ाई जो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई, ये लड़ाई गोरी के लिए घातक सिद्ध हुई। वह युद्ध में पराजित हो गया और बड़ी कठिनाई से गजनी सुरक्षित लौट सका। गजनी पहुंचने पर उसने पुनः युद्ध के लिए तैयारी आरंभ की और 1192 ईस्वी में उसने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर लिया और अपनी प्रथम पराजय का बदला भी ले लिया। तराइन की दूसरी लड़ाई भारतीय इतिहास में एक निर्णायक लड़ाई मानी जा सकती है, क्योंकि चौहानों का राज्य उस समय तक उत्तरी भारत का सबसे प्रमुख राज्य था और अब चौहानों की इस तराइन की दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी के हाथों हार जाने से उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना लगभग निश्चित हो गई थी। गौरी ने दोआब और अजमेर के समीप बढ़ती पूर्वी राजपूताना के क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया। दोआब और अजमेर के जो पास का इलाका था पूर्वी राजस्थान, उस पर मोहम्मद गोरी ने कब्जा कर लिया। उसने दिल्ली में तोमर वंश के एक राजकुमार को शासक बनाया और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं, उसके बेटे गोविंद राज को शासक नियुक्त किया। दिल्ली के समीप उसने ऐबक को भारतीय शासकों पर नज़र रखने के लिए भी नियुक्त किया था। ये ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का उस समय दास था। 2 वर्ष बाद 1194 में गोरी ने चंदावर की लड़ाई में, या जिसको चंदेरी का युद्ध भी कहते हैं, उसमें चंदावर की लड़ाई में 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल को परास्त किया और इस प्रकार पूर्वी यूपी में बनारस तक तुर्कों का अधिकार फैल गया। तो ये चंदावर की लड़ाई का पूछते हैं, 1194 ईस्वी में हुई, मोहम्मद गोरी और कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद गहड़वाल। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी रहा और बनारस तक तुर्कों का अधिकार हो गया। इसके बाद राजपूतों के कुछ विद्रोहों का गोरी ने और भी दमन किया। गुजरात पर भी सैनिक अभियान किए। मोहम्मद गोरी का जो एक सेवक था अनहिलवाड़ ऐबक, उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनहिलवाड़ा के नगर को लूटा और अन्य क्षेत्रों में राजपूतों के विद्रोह को दमन किया। दूसरी ओर इस अवधि में एक मोहम्मद गोरी का एक और सरदार था जिसका नाम था इब्ने बख्तियार खिलजी। उसने बिहार और बंगाल की विजय की। नालंदा विश्वविद्यालय में भी ये इब्ने बख्तियार खिलजी गया था और उसने वहाँ पर जो धर्मगंज पुस्तकालय था उसकी 3 मंजिलें थी, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। उन तीनों मंजिलों को लूटा उसने और उसमें आग लगा दी पुस्तकों के अंदर। वो पुस्तकों की आग काफ़ी महीनों तक चलती रही। तो ये इब्ने बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार की विजय मोहम्मद गोरी के लिए की थी। अब मोहम्मद गोरी के आगामी अभियान किस प्रकार रहे उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज आपके एक तो होमवर्क का क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों के क्या परिणाम निकले। पहला प्रश्न ये बनता है और दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है कि मोहम्मद गोरी के भारत अभियानों का तिथि क्रम लिखिए।
तो ये आपको दोनों होमवर्क के क्वेश्चन घर से करके लाने हैं। इसके बाद आगे का घटनाक्रम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।